नमस्कार मित्रों, आज अपन करेंगे लेवल फर्स्ट का जो मॉडल पेपर 2017 मॉडल पेपर है, जो पिछला जिसको अपन प्रीवियस मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट। अब मित्रों इसमें इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट का ही सीन नहीं है, यहाँ जो लेवल सेकंड के भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक करीब करीब सिमिलर ही है और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो भी दोनों पैटर्न में सेम ही है। तो दोनों जो लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल के लिए ये प्रश्न जो पढ़ाए जा रहे हैं वो दोनों लाभदायक है दोनों के लिए। आगे देखो, और मैं बता दूं आपको, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जो ये 2017 का मॉडल पेपर करवाया जा रहा है, इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल है जो या कवि आदि गणेश के नाम से, इस पे आपको मिल जाएगी। तो बढ़ जाते हैं। सबसे पहले देखो मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, देर आर टोटल 30 क्वेश्चंस, 30 सवाल आएंगे। अब देखो, पहला है पैसेज, देख लेते हैं। पैसेज है, इसमें 31 से लेकर 35 तक के सवालों का क्रम है। द स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज ऑन 19 जून। यानी क्या कह रहा है कि जो स्टेट की पुलिस है, राज्य की पुलिस रास्तापाल गई, 19 जून को रास्तापाल गई 1947 टू क्लोज द स्कूल विच वॉज रनिंग, एक स्कूल को बंद कराने के लिए जो वहाँ चल रही थी। जो चल रही थी कहाँ, एक मिनट मित्रों, एक मिनट, जो हाउस ऑफ नानाबाई खाट, जो नानाबाई खाट थे उनके घर पे वो स्कूल चल रही थी। नानाबाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल, नानाबाई ने स्कूल को बंद करने से मना कर दिया। द पुलिस देन बीट अप नानाबाई SE सेवरली, अच्छा सेवरली है ये, मतलब नानाबाई को पुलिस ने बुरी तरीके से पीटा। ही फेल अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गए। दे लुक हिम अवे विद देम टू इम्प्रेशन, वे उनको कहाँ ले गए, जेल ले गए अपने साथ। कौन, पुलिस वाले। हाउएवर नानाबाई डाइड टू हिज जूरीज ऑन द वे बिफोर द पुलिस कुड रीच देयर कैंप, लेकिन नानाबाई इतने ज़्यादा घायल हो चुके थे कि पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। आफ्टर दिस द पुलिस बीट अप द टीचर सांगाबाई भेल हु हैड कंटिन्यूज टू टीच चिल्ड्रन डेस्पाइट नानाबाईज डेथ। उसके बाद में सांगाबाई को भी पीटा पुलिस ने। सांगाबाई ने क्या किया कि नानाबाई की मौत के बाद भी स्कूल को चालू रखा। आफ्टर बीटिंग सांगाबाई टू पुलिस टाइड हिम टू द ट्रक, और सांगाबाई को पीटने के बाद क्या किया पुलिस ने, अपने ट्रक के पीछे बांधा। एक मिनट आगे ले लेता हूँ मैं। हाँ, अब देखो, ट्रक के पीछे बांधा और टुक हिम अवे ड्रैगिंग ऑन द रोड, और उनको सड़क पर घसीटने लगे। ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल नेम्ड कालीबाई कुड नॉट सी हिम, एक उनकी जो विद्यार्थी थी उनका नाम क्या था, कालीबाई, वो ऐसा करते हुए नहीं देख सकी। सी रेन टुवर्ड्स द ट्रक विद सिकल टू कट द रोप्स एंड सांगाबाई, वो किसकी तरफ दौड़ी, ट्रक की तरफ दौड़ी। सिकिल क्या होती है मित्रों, सिकिल होता है हंसिया, जो हाथ में हंसिया थी, हंसिया लेकर दौड़ी। और किस लिए दौड़ी, रस्सी को काटने के लिए और सांगाबाई को छुड़ाने के लिए दौड़ी। द पुलिस वार्नड हर नॉट टू रन आफ्टर द व्हीकल, पुलिस ने उसको चेतावनी दी कि वो ट्रक के पीछे ना दौड़े। बट सी डिड नॉट लिसन देम, लेकिन वो उनकी बातों को सुना ही नहीं उसने। अपने गुरुजी को छुड़ाने के लिए वो पीछे दौड़ पड़ी। सी रिस्ड हर टीचर एंड कट द रोप विद वन स्ट्रोक ऑफ द सिकल, उसने एक ही जोर से या एक ही जो हंसिया थी उसका जोर से प्रहार करते हुए उसने जो रस्सी थी जिनके जो सांगाबाई बंधे हुए थे जिस रस्सी से, उसको एक ही झटके में काट डाला। ये था अपना पैसेज, जिसमें 31 से 35 सवाल है। अब सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब आपको पैसेज अच्छी तो कैसे समझ आ गया होगा। अब सवाल नंबर 31 देख लेते हैं। द वर्ड सिकल एंड व्हीकल्स आर, जो सिकल हंसिया और व्हीकल जो गाड़ियां हैं, ये वर्ड कौन से हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या प्रोनाउन है, इनमें से कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल किए जा सकते हैं या शामिल किए जा सकते हैं इन वर्ड्स को। सिकल हंसिया, व्हीकल गाड़ियाँ। अब देखो, ये दोनों नाउन का रूप है मित्रों। कैसे, या आंसर भी दे रखा है कैसे हैं। अब देखो हंसिया है, हंसिया अगर
काली है, ठीक है, या हंसिया मोटी है छोटी है, तो मोटा छोटा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन सिकल क्या है, नाउन का काम करेगा, ठीक है। व्हीकल बड़ा है छोटा है, ठीक है, वाइट है ब्लैक है, वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन व्हीकल यहाँ क्या काम करेगा, व्हीकल खुद क्या है, नाउन है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, यानी किसी चीज़ का नाम, नेमिंग ऑफ द वर्ड, किसी चीज़ को नाम देना क्या है, नाउन है। तो सिकल हंसिया आपने किसी को नाम दिया, व्हीकल गाड़ी अपन ने किसी को नाम दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। द पुलिस देन द बीट ऑफ द नानाबाई सेवरली, द वर्ड बीट अप इज। अब देखो मित्रों, ये कह रहा है कि यहाँ बीट अप क्या है, यानी बीट अप की जो फॉर्म दी गई है वो सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, या प्रेजेंट परफेक्ट में है, वो आपको बताना है। आंसर आपके सामने दे रखा है, बी सिंपल पास्ट। कैसे, 3 फॉर्म होती है इसकी, बीट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी बीट, और थर्ड फॉर्म होती है बीटन। बीट बीट बीटन, इस तरीके से जो यहाँ सेकंड, क्योंकि ये पूरा जो अपनी इवेंट है या जो बताया जा रहा है पैराग्राफ, वो पास्ट फॉर्म में ही चल रहा है, यानी सिंपल पास्ट में ही चल रहा है पूरा, तो यहाँ वैसे ही पता चल जाएगा कि ये सिंपल पास्ट है। और दूसरी चीज़, जो सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट और सेकंड सेम ही होती है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा, इसके हिसाब से तो सिंपल प्रेजेंट भी होना चाहिए। लेकिन अपन ने पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, पैसेज को पढ़ा, समझा, तब पता चला कि कहानी हमेशा, जो ये कहानी है वो पास्ट में बताई गई है, ठीक है, तो पुरानी घटना है, इसलिए ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा, बीट अप। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है, सी रिस्ड हर टीचर एंड कट द रोफ विद वन स्ट्रोक ऑफ सिकल। वह अपने टीचर के पास पहुंची और एक ही झटके में रस्सी को काट दिया। द वर्ब कट इज इन, जो यहाँ वर्ब दी गई है कट, वो क्या है, वो भी सिंपल पास्ट होगी, क्योंकि कहानी किस में चल रही है, पैसेज पास्ट में चल रहा है। वैसे कट की फॉर्म तीनों ही सेम ही होती है, कट कट कट, लेकिन यहाँ अपन ने पहले पैसेज को पढ़ा है, ठीक है, पानी का पूरा स्वरूप, कहानी का पूरा स्वरूप किस में, पास्ट में दे रखा है, तो जो यह पुट है वो सिंपल पास्ट का काम करेगी। आगे देखो 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 34 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। यानी यहाँ एक शब्द दे रखा है आपको, वर्ड है एंग्री। अब एंग्री का आपको तीनों एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है, सॉरी डिग्री फॉर्म बतानी है। डिग्री 3 प्रकार की होती है, ठीक है, तीनों फॉर्म आपको बतानी है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, 3 प्रकार की डिग्री होती है। एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट, या आंसर क्या दे रखा है, ए। मित्रों आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, मोर के साथ भी बनाया जाता है, लेकिन जो बेटर आंसर होता है वो कौन सा होगा, एंगर, एंग्रियर और एंग्रीएस्ट। अगर दोनों ऑप्शन दे रखा है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन एंग्री वाला ऊपर वाला नहीं दे रखा है तो ये भी गलत नहीं है मित्रों, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन जो सूटेबल आंसर है वो ज़्यादा इसको सही माना जाता है। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द डिटर्मिनर इन इट। यानी इनमें से डिटर्मिनर किन के साथ जुड़ा हुआ है। मित्रों डिटर्मिनर क्या होता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मच, मोर, ये चीज़ें उसमें काउंट होती है डिटर्मिनर में। लेकिन मित्रों यहाँ तो कहीं दे नहीं रखा है, जैसे देन बीट अप नहीं है, टुक हिम अवे नहीं है, फेल ऑफ अनकॉन्शियस नहीं है, लेकिन यहाँ भी फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल में से नहीं दे रखा है। अब जनरली आपको ये याद रखना है कि जो आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में उनको आजकल डिटर्मिनर में भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ दे किस में लगा है, इसमें लगा है, ये आर्टिकल का रूप है, तो यहाँ आर्टिकल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर में शामिल हो जाएगा। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, द पुलिस। आगे देखो, आगे देखो, हाँ, विच क्वेश्चन, एक मिनट, आगे देखो, विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। अपने इस स्ट्रक्चर में कौन सा क्वेश्चन सही है, आपको क्वेश्चन बनाना है, सही से कौन सा क्वेश्चन है जिसकी सूटेबल स्ट्रक्चर है। वाई डिड सी राइट द लेटर। अब देखो आपको तरीके से समझना है, वाई डिड है तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, डिड सेकंड फॉर्म का ही काम करती है, तो दोनों साथ में गलत हो जाएगा। डिड रिटर्न थर्ड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, हेड, हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती ना, तो सही कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो,
शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी। मित्रों इसी प्रकार के करीब करीब सिमिलर क्वेश्चंस लेवल सेकंड की इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। यही लेवल फर्स्ट में 1 to 5 तक और 6 to 8 तक जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, ठीक है। और इनके जो सिलेबस है उसमें भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, तो दोनों लेवल के लिए ये सारे प्रश्न बहुत कीमती है। अब शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इसको आपको पैसिव बनाना है। तो मित्रों ये जो आपने पढ़ा होगा कि डू डज का जो पार्ट होता है उसका इज एम आर बनता है, ठीक है। डू डज का क्या बनता है, इज एम आर, तो ये डू डज में ही तो बैठा है भाई। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल का मतलब डू डज है, ठीक है। तो किस में चला जाएगा, इज एम आर में। और इज एम आर के साथ क्या लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है, हमेशा पैसिव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो जुड़ती है, ठीक है। तो अब देखो, अब बनाना कैसे है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, फिर इज एम आर हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर जो सब्जेक्ट है वो बाई लग के पीछे चला जाएगा, एडिशनल चीज़ें भी ऐड होती जाएगी। अब देखो, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, यहाँ तो आईएनजी वाला होता अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो बीइंग जोड़ना होता, वो तो है ही नहीं, सीधा से कैंसिल हो गया। तो अब देखो पहले डायरेक्ट ही बना लेते हैं अपन, इंग्लिश को ले आओ, इंग्लिश इज एम आर लगाना है तो इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज, इंग्लिश इज थर्ड फॉर्म बनाओ, स्पीक इज स्पोकन बाय हर। अब देखो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली, आंसर सी दे रखा है तो सीधा सा हो जाएगा। बाकी क्यों नहीं हो रहा है, हैज बीन तो हो ही नहीं सकता, हैजो में आता तो हैज बीन होता, ठीक है। वोज हो ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट की बात थोड़ी, अगर यहाँ स्पोक होता ना तो वोज की बात हो जाती, तो स्पोक तो यहाँ है नहीं, तो वोज तो हो नहीं सकता, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 38 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वर्ड बी बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अब समान कॉन्सोनेंट साउंड इन शब्दों में से छाड़ना है, 4 में से 4 ऑप्शन है कि दोनों ही जो शब्द है वो समान कॉन्सोनेंट साउंड से बने हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, पहला है शिकागो, तो इसको क्या बोलेंगे मित्रों, शिकागो और कोरस, ये चौरस नहीं है, तो एक में तो सी आ गया, एक में के आ गया कोरस, तो ये तो बैठने वाली बात नहीं होगी, अलग हो गया, कैंसिल कर देते हैं। ये है चेरिश, च आया, और ये है करिश्मा, क्या आया, क आया, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये चाइना है, च आया, ये क्रोम है, क आया, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ आया चेक, च, और चेन, च, तो ये दोनों सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, इसलिए यहाँ ऑप्शन में आंसर क्या दे रखा है, डी दे रखा है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वोवल साउंड, इन सभी में से सेम वोवल साउंड किसके हैं वो आपको छांटना है, जिसके सेम वोवल साउंड है। अब देखो, हुक, ये आपको अगर जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सलीके से आता है तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन में भी ठीक है तो शब्द के बोलने से भी आपको काफ़ी कुछ हद तक पता चल सकता है। हुक, ब्रुक और लक। अब देखो सेम होने चाहिए तीनों, तो अब देखो हुक का बना ही देता हूँ मैं, ये हुक ऐसे हो जाएगा, हुक, हुक नहीं हो सकता, ये लिखने में तो ऐसा लिखा, लेकिन ये इसका प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, हुक, ठीक है। ब्रूक, इसका ऐसे हो जाएगा ब्रूक, ठीक है। फिर हो जाएगा लक, लक ये होगा, क्योंकि जनरली जो अगर बीच में यू से बनता है ना, ठीक है, जो यू और ओ से अगर ए बनता है तो उसके लिए ऐसा ए आता है लक, ठीक है, यू और ओ से बनने वाला, वो आपको फोनेटिक्स में सही तरीके से समझाया गया। तो अब देखो हुक, ब्रुक, लक, तो ये तो अलग हो गया, ठीक है। अब देखो विन, वी सी, विन वी सी, तो ये सी नहीं है, सी हो जाएगा, तो ये डिफरेंट हो गया, विन वी। इन दोनों का तो अगर देख लेते हैं, देखो विन ये हो गया, WIN बन जाएगा, इसका वी का भी VI बन जाएगा, ठीक है। सी का SI और बड़ा आई बनेगा, इसमें सी बड़ी ई बनेगा, सॉरी, तो सी हो जाएगा ये, तो ये भी अलग हो गया। अब देखो इसमें देखो आप, लीड बड़ी ई बनी है, लीड,
आगे देखो लीक, इसमें भी बड़ी ई बनी है तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें ब्रेक होगा, ई आई बनेगा, ए आई ब्रेक, तो ये भी अलग हो गया। अब देखो कैट बैट मैट, कैट बैट मैट, ये तीनों सेम है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक मिनट मित्रों। आगे देखो, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड वर्ड बॉय। अब मित्रों ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये गलत दे रखे हैं, ठीक है, ये बोनस वाला प्रश्न है। तो बॉय का जो फोनेटिक सिंबल हो जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा बी का ब हो जाएगा, ठीक है, बी का बी, ओई ऐसे लिखा जाएगा, ये ओ और आई, ये बॉय होगा। इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या सिंबल के रूप में इस तरीके से इसको सही से लिखेंगे। ये नहीं हो सकता, बो है तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई सिंबल ही नहीं होता इसका जैसा, बोई, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ ए तो ये आना चाहिए ना, ये लिखा हुआ ही गलत है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको याद रखना है बी ये वाला है और आई बोई, इस तरीके से इसका बनेगा। ये आपको फोनेटिक्स में अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। आगे देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल, LSRW, यही तो होता है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग, हो गया, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहे हैं इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, किसी खास कक्षा के लिए खास प्रकार से अगर कोर्स चूज किया जाए, यानी तो किस में आता है, यानी किसी चीज़ के लिए, किसी क्लास के लिए किसी खास प्रकार के कोर्स का सिलेक्शन करना, ठीक है, या चूज करना, तो सीधी सी बात हो जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ही होगा ना, क्लास के हिसाब से उनको मैटर पढ़ाया जाएगा, लेकिन मोटिवेशन नहीं हो सकता, ठीक है, कंक्रीटनेस भी नहीं हो सकता, प्रॉपर ऑर्डर भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर चूज की बात आई है तो सिलेक्शन भी सही आंसर जाएगा। आगे देखो, विच इज़ द क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड कौन सा है मित्रों, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड कहा जाता है। ग्रामर जो ट्रांसलेशन मेथड है उसको क्या कहा जाता है, क्लासिकल मेथड कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, सीधा सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ लिखा है हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की या किसने विकसित किया बाइलिंगुअल मेथड को, बाइलिंगुअल मेथड को विकसित किसने किया, CJ डॉटसन ने। किसने किया, CJ डॉटसन ने। अब अलग जो मेथड दे रखे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर वेस्ट ने क्या किया, डॉक्टर वेस्ट ने माइकल न्यू वेस्ट मेथड दिया, माइकल न्यू वेस्ट मेथड दिया, ठीक है, जिसको और क्या कह सकते हैं, रीडिंग मेथड भी कहते हैं इसको। किसको, डॉक्टर वेस्ट मेथड को, क्योंकि इसमें रीडिंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। एक ऑप्शन दे रखा है प्रोफेसर AS हॉर्नबाय, इनका संबंध किस मेथड से, तो वो देखेंगे SOS है, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच है, इसमें हॉर्नबाय का संबंध आता है। और प्रोफेसर जेस्पर्सन ने क्या दिया, इंग्लिश विद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी इंग्लिश पे जोर दिया इसने, इंग्लिश लैंग्वेज पे, यानी ग्रामर पार्ट पे जोर तो दिया, वो भी किसके साथ, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ। अगर जिसने भी जोर दिया है तो वो है प्रोफेसर जेस्पर्सन। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश ग्रामर को विद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ जोड़ा। आगे बढ़ जाते हैं, एक मिनट आगे देखते हैं। इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड इंसिडेंटली इन द क्लास। सवाल नंबर 45 है कि एक नए वर्ड, अचानक नए वर्ड, कौन सी अप्रोच में एक टीचर है जो क्लास में बच्चों के सामने नए वर्ड रखता है, तो ये वो अप्रोच होगी अपनी सिचुएशनल अप्रोच। इसमें क्या करता है कि न्यू वर्ड एंड सेंटेंस पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज आइटम्स, यानी लैंग्वेज आइटम के न्यू वर्ड और पैटर्न बालकों के सामने रखा जाता है। ये सिचुएशनल अप्रोच की बात है। आगे बढ़ते हैं, इसमें व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ राइटिंग एलिमेंट्री लेवल है। एलिमेंट्री लेवल पे राइटिंग करवाने का पर्पज क्या है,
ये है आपके सामने आंसर दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, यानी मोटर स्किल्स का मतलब समझ गए आप, मसल्स है। मसल्स अगर काम करती है तो वो मोटर स्किल्स से संबंधित है, यानी मसल्स का काम होना मोटर स्किल्स कहलाएगा, यानी मसल्स का डेवलपमेंट होगा इसमें। तो राइटिंग का जो एलिमेंट्री लेवल है, ठीक है, उसका मेन पर्पज़ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द मोटर स्किल्स। इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। आगे देखो, आगे हैं विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू लुक फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो कितना अच्छा सवाल है, विच टेक्निक ऑफ द रीडिंग इज यूज टू लुक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है, लाइब्रेरी रीडिंग, स्किमिंग, ओरल रीडिंग, स्कैनिंग। अब लाइब्रेरी रीडिंग का तो कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, ओरल रीडिंग का भी नहीं है, ठीक है, बात आ गई इन दोनों में। अब स्किमिंग और स्कैनिंग में अगर आपको डिफरेंस पता है तो आपका आंसर बिल्कुल, आंसर तो यहाँ दे रखा है स्कैनिंग, लेकिन सपोज करो आपको अगर इनका जो डेफिनेशन है वो नहीं पता तो आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तब स्किमिंग क्या होती है, इट इज़ द रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, यानी एक साधारण अगर अपन किसी चीज़ को देखें, एक नज़र डालें, ठीक है, ये भी रैपिडली पढ़ी जाती है, स्किमिंग भी जल्दी जल्दी की जाती है, स्कैनिंग भी जल्दी जल्दी की जाती है। लेकिन स्किमिंग में क्या होता है, एक जनरल अर्थ अपन निकाल देते हैं, ठीक है, एक जनरल अपन क्या कर लेते हैं, लुक मार लेते हैं, इस पेज को देख लिया, उस पेज को देख लिया, 8 से 10 पेज है ना, तो 8 से 10 पेज को अपन ने जल्दी जल्दी से देख लिया, तो वो क्या हो गया, स्किमिंग हो गया। क्या है वो, स्किमिंग। जबकि स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग है ये भी जल्दी से ही पढ़ा जाता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक फैक्ट को पता करना है ना, विशेष जानकारी अपन से छूट गई है और वो अपन लेना चाह रहे हैं, तो वो स्कैनिंग से पॉसिबल हो पाएगा। तो वो क्या है, इसलिए इसका आंसर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बात आ रही है तो स्कैनिंग हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखते हैं विच इज़ लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग, यानी लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग। लुक एंड से मेथड, रीडिंग के किस मेथड को लुक एंड से मेथड कहते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, आंसर आपको यहाँ सामने दे रखा है द वर्ड मेथड। तो देखो वर्ड मेथड को क्या क्या कहा जाता है ये ध्यान रखना आप। लुक एंड से मेथड वर्ड मेथड को कहा जाता है। वर्ड मेथड को और क्या कहते हैं, एक तो लुक एंड से हो गया, एक सी एंड से मेथड भी कहते हैं, एक ग्लोबल मेथड भी इसको कहा जाता है। यानी आपको ऐसा भी पूछ ले विच इज ग्लोबल मेथड ऑफ रीडिंग तो भी वर्ड मेथड भी आ जाएगा। अगर ऐसा कहें विच इज सी एंड से मेथड तो भी वर्ड मेथड आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 49 नंबर सवाल है, ब्लैंक दे रखा है, हैज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग ए फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकल पॉइंट होता है केंद्र बिंदु ऑफ अटेंशन फॉर द होल क्लास एंड कैन बी यूज्ड ए वेराइटी ऑफ पर्पज। यानी एक ऐसी चीज़ जो पूरी क्लास का ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, एक अलग अलग तरीके से उसको मल्टीपर्पज़ के रूप में यूज किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ दे रखा है सी, ब्लैक बोर्ड। यानी एक जो फोकल पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है अटेंशन का, ध्यान आकर्षित करने का, वो ब्लैक बोर्ड ही है, और जिसको एक अलग अलग तरीके से उसका मल्टीपर्पज़ रूप से उपयोग में लिया जा सकता है। आगे देखो, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छी बुक की विशेषता नहीं है, तो बताओ मित्रों, आंसर दे रखा है फ्रिक्वेंटली मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी बार बार गलत शब्दों को समाहित करना। तो ये तो है कि ये तो इसमें मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो विशेषताएं होनी चाहिए वो कौन कौन सी है, एडेक्वेट सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल स्ट्रक्चर, व्यवस्थित संरचना होनी चाहिए, ठीक है, व्यवस्थित मैटर होना चाहिए, सूटेबल वोकेबलरी होनी चाहिए। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है ही, लेकिन इसमें जो नोट है वो क्या हो जाएगा, मिसस्पेल्ड वर्ड्स वाला हो जाएगा। आगे देखो, 51 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड। यानी दो शब्दों के, दो वर्ड्स के साउंड में अगर पता करना है आपको, ठीक है, तो फिर आप कौन सा टेस्ट देंगे उसको, किस टेस्ट के ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि दो शब्दों का, दो वर्ड्स का जो साउंड है वो समझ सकते हैं बच्चे। तो इसमें तो रीडिंग से तो पता नहीं चलता,
कॉम्प्रिहेंशन से भी पता नहीं चलेगा, लिखने से कोई पता थोड़ा ना चलेगा, राइटिंग नहीं पता चलेगा। बच्चे को सबसे पहले सूटेबल आंसर ये हो जाएगा, अगर लिसनिंग टेस्ट लिया जाएगा बच्चे का तो उससे उसका क्या हो जाएगा, क्या फाइंड आउट किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड का जो फ़र्क होता है दो शब्दों में, दो वर्ड्स में, उनको लिसनिंग टेस्ट के ज़रिए समझा जा सकता है। ये उपयुक्त आंसर हो जाएगा। आगे देखो 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 52 नंबर सवाल है ब्लैंक टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंट, यानी ऐसा टेस्ट जिसके द्वारा जल्दी से स्कोर भी किया जा सकता है और लगातार स्कोर किया जा सकता है, ठीक है, नियत रूप से, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे कैन बी स्कोर्ड क्विकली और कंसिस्टेंटली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, आगे है 53 नंबर सवाल क्या, फॉर्मेटिव वर्ब फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, जो औपचारिक इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन, वो किस पे बेस्ड रहता है, कैसे सिद्धांतों पे बेस्ड रहता है, तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। किस पे रहता है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। गुड कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, रूट मेमोरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इमिटेशन से भी कोई मतलब नहीं है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है, कम से कम लेवल को भी इसमें शामिल किया जाता है, किसमें, फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखो, इन विच कैटेगरी डज द यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉल, यानी ऐसी कौन सी कैटेगरी है इन चार ऑप्शन में से जिनमें जो अनुपयुक्त जो वर्ड्स है वो आते रहते हैं सामने। तो स्पेलिंग एरर्स, लेक्सिकल एरर्स, स्ट्रक्चरल एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स। बताओ, देखें आंसर आपके सामने दे रखा है लेक्सिकल एरर्स। कौन सा, लेक्सिकल एरर्स। अब देखो इसमें लेक्सिकल एरर्स क्या है, व्हेन द कंप्लायर डज नॉट रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। जब पढ़ने वाला क्या करता है, जो लेक्सिकल वर्ड का जो सीक्वेंस है वही उसको, या सीक्वेंस है उसका जो विशेषता है शब्दों की, वो नहीं पता कर पाता, तो वो लेक्सिकल एरर में आते हैं। एक दूसरी एरर होती है सिंटेक्स एरर, जिसमें क्या है, वो उनका मैचिंग भी नहीं कर पाता, वो सिंटेक्स में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं वो सामने बार बार आते जाते हैं, ठीक है, तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का बार बार सामने आना क्या हो जाएगा, लेक्सिकल एरर हो जाएगा, ठीक है। लेक्सिकल एरर का मतलब शब्द भंडार, ठीक है। तो जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स है वो बार बार आना, ऐसे शब्दों का भंडार रह रहकर सामने आना, वो तो लेक्सिकल एरर में सम्मिलित हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो बी ऑप्शन रखा गया। 55 नंबर सवाल है, लैंग्वेज एरर्स शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज, यानी लैंग्वेज एरर्स शुड बी करेक्टेड, यानी लैंग्वेज की जो भाषाई गलतियाँ हैं उसको कब सुधारा जाना चाहिए, ऑब्टेनमेंट, एक्विजिशन, एक्सेशन और लर्निंग। इन सभी का मतलब प्राप्ति है, या प्राप्त करना या सीखना है, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, और जो इस फ़र्क को सही तरीके से समझ लेगा वो इसका आंसर भी अच्छे तरीके से दे पाएगा, इसलिए इसका आंसर डी रखा है। और लर्निंग का मतलब भी सीखना है, एक्विजिशन का भी प्राप्त करना सीखना है, ऑब्टेनिंग प्राप्त करना सीखना है, एक्सेशन प्राप्त करना, परिग्रहण करना, ग्रहण करना है। तो इसमें सूटेबल आंसर इसको ही क्यों माना गया वो अपन पता करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज एरर से जो करेक्ट जब की जाती है जब आदमी एक्सपीरियंस करते हुए कोई चीज़ सीखता है, ठीक है, नॉलेज लेता है विद एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, पढ़ाते हुए अगर एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, पढ़ते हुए, ठीक है, तो ऐसे केसेज में जो उनकी गलतियां उसको सही किया जाना चाहिए। अब देखो पहला ऑब्टेनमेंट क्या है, एक्ट ऑफ एक्वायरिंग समथिंग, किसी चीज़ को लेना। अब यह एक्सपीरियंस के साथ की बात नहीं कही गई। एक्विजिशन क्या है, लर्निंग एंड डेवलपिंग स्किल्स और हैबिट और स्किल्स को आगे बढ़ाना, ठीक है, और अच्छा करना, वो एक्विजिशन हो गया। एक्सेशन क्या है, रिकॉर्ड ऑफ एडिशन ऑफ न्यू आइटम, यानी अपने ज्ञान में कुछ नई चीज़ जोड़ लेना। और लर्निंग क्या है, गेट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के साथ नॉलेज लेना, इसलिए एक्सपीरियंस को सही से अच्छा अर्थ माना गया इसका। अगर एक्सपीरियंस के साथ सीखता है कोई बालक तो फिर उसकी जो भाषाई जो गलतियाँ हैं वो सही
की जा सकती है, या फिर उसका जो लक्ष्य है वो एक्सपीरियंस के साथ सीखना है, ठीक है, अनुभव के साथ सीखना है, तो फिर जो लैंग्वेज की गलतियाँ हैं उसको सुधारा जा सकता है। आगे देखो, पैसेज आ गया फिर से, जिसमें 56 से 60 तक के सारे सवाल सम्मिलित हैं। तो देखते हैं। ऑन कार्तिक पूर्णिमा डे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माई अंकल टुक मी टू द ग्रांड कैमल फेयर, मेरे अंकल ने मुझे एक भव्य जो ऊंट मेला लगा था वहाँ ले गए। रीचिंग द फेयर साइट, हम वहाँ पहुँचते, इस फेयर साइट का मतलब मेले वाले स्थान पर। वी सो लॉट्स ऑफ कैमल्स, हमने क्या देखे, बहुत सारे ऊँट देखे। हॉर्सेस, घोड़े देखे। बफलोज देखे, बफलो का मतलब भैंस, ये चीज़ें हमने वहाँ देखी। वी ऑल्सो सो रोज ऑफ शॉप्स, रोज का मतलब कतारें, किसकी, दुकानों की कतारें देखी। सेलिंग स्वीट्स देखे, यानी मिठाई बेचते हुए भी देखा लोगों को। फ्रूट्स बेचते हुए देखा। ईटेबल्स यानी खाने की चीज़ें बेचते हुए देखा। टॉयज, खिलौने। क्रोकरी होता है जो छोटी मोटी खाने की सामान होती है, क्रोकरी, ठीक है। सूज, सूज बेचते हुए। पॉट्स, पॉट्स का मतलब घड़ा होता है। पेन, बर्तन होते हैं। ज्वेलरी होती है, आभूषण। इन सभी क्रियाओं को, इन सभी सामान को वहाँ हमने बेचते हुए या बिकते हुए देखा। देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कास्ट एंड क्रीड्स देयर, क्रीड्स का मतलब होता है संप्रदाय। तो ये कहना चाह रहा है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग जातियों से थे और अलग अलग संप्रदाय से थे। देवर इन देयर अट्रैक्टिव क्लॉथ, और वो के क्या पहने हुए थे, एक सुंदर कपड़े पहने हुए थे। दे लुक्ड चीरफुल, और कैसे लग रहे थे, प्रसन्न लग रहे थे। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंजॉयड द स्विंगिंग इन द मेरी गो राउंड, बच्चे और जो एडल्ट, ठीक है, दोनों ने क्या किया वहाँ, स्विंगिंग का एंजॉय किया। स्विंगिंग मतलब झूले झूलने का। कहाँ, मेरी गो राउंड में। मेरी गो राउंड क्या होते हैं, झूले। वॉचिंग फिल्म्स, फिल्म भी देखी लोगों ने। सर्कस एंड पपिट शो, सर्कस भी देखा। पपिट शो का मतलब हो गया कठपुतली, कठपुतली भी, या कठपुतली का शो भी वहाँ देखा। आगे देखो, आगे कह रहे हैं द फेयर प्रेजेंटेड ए वंडरफुल सीन, और आखिरकार मेले ने एक ऐसा बढ़िया सीन बना दिया, सीन सेट कर दिया माइंड में, यानी वो देखने में जगह बड़ी सुंदर या मनोरम थी, इस तरीके से ये कहना चाह रहा है। आई बॉट सम टॉयज, मैंने कुछ खिलौने खरीदे। एंड स्वीट्स फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन के लिए मैंने कुछ मिठाइयाँ खरीदी, खिलौने भी खरीदे। वी ऑल रिटर्न होम हैप्पीली, और हम खुशी खुशी से घर लौट आए। ये मेले का दृश्य था। अब देखो इसमें 56 नंबर सवाल है, वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम अबव टेक्स्ट विच मीन्स ह्यूज एंड स्प्लेंडिड। इस पैसेज में से अपन को एक ऐसे शब्द को ढूंढना है जिसका मतलब क्या, ह्यूज एंड स्प्लेंडिड, विशाल और शानदार। तो मित्रों, क्रीड्स का मतलब होता है संप्रदाय, तो ये तो शानदार से मतलब नहीं है, तो गलत हो जाएगा। रो का मतलब होता है कतार, ये भी गलत हो जाएगा। स्विंगिंग का मतलब झूले झूलना, ये भी गलत हो जाएगा। ग्रैंड का मतलब होता है भव्य और शानदार, तो इसका जो सिमिलर शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, ग्रैंड। आगे देखो, द ऑपोजिट ऑफ अट्रैक्टिव, पहले देख लेते हैं मीनिंग सभी की, और मीनिंग देखने के बाद आप खुद समझ आएंगे। तो टाइडी होता है साफ, क्या होता है, साफ। तो अट्रैक्टिव का मतलब होता है वैसे आकर्षक, तो साफ से तो कोई मतलब नहीं हुआ ऑपोजिट का, ठीक है। अल्यूरिंग होता है लुभाना, मनोरम या लुभाना, तो मनोरम भी आकर्षक हो गया, ठीक है। तो ये तो सिनोनिम पार्ट हो गया, या एंटोनियम की बात हो रही है ना, ऑपोजिट वर्ड की। अब देखो सिडेक्टिव क्या होता है, सिडेक्टिव का मतलब होता है मोहक या मनमोहक होता है, तो ये भी सिमिलर पार्ट आ गया। रिपल्सिव हो जाएगा इसका ऑपोजिट, रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय, यानी जो आकर्षक ना हो, ठीक है। तो अट्रैक्टिव का जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। अब देखो, विच वर्ड ऑफ द इज करेक्ट स्पेल्ड, इन चारों में से करेक्ट स्पेल कौन सी है, यानी शुद्ध जो शब्द लिखा गया है वो कौन सा है। डिवोटीज को इस तरीके से लिखा जाएगा, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, तो या डिवेटीज लिखा जाएगा, या डिवेटीज लिखा जाएगा, या डिवोटीज लिखा जाएगा, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। आगे देखो 56 नंबर सवाल है, द वर्ब एंजॉयड कैन गिव अस, द वर्ब एंजॉयड कैन गिव अस नाउन। अब यानी एंजॉय जो वर्ब का रूप है इसको आपको क्या बनाना है, नाउन का रूप बनाना है। अब देखो एंजॉयड है, सेकंड फॉर्म में दी गई है यहाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एंजॉय तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म में बैठी है,
तो अपन को तो फॉर्म में जो वर्ब का वर्ब में तो चेंज करना ही नहीं है, अपन को तो वर्ब से किस में चेंज करना है, नाउन में। एन्जॉइंग क्या है, एडजेक्टिव का रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ वर्ब के आईएनजी लगाया, इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि ये वर्ब का रूप है, ठीक है, या फिर कंटिन्यूस वर्ब का भी रूप है, या इसको फिर अपन एडजेक्टिव का रूप भी दे सकते हैं। आगे देखो, एन्जॉयबल, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा एन्जॉयबल, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। एन्जॉयमेंट क्या होता है, आनंद, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जब किसी वर्ड के अंत में MENT जोड़ा जाता है, आपको वहाँ जो ग्रामर के चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसमें ये भी बताया गया कि MENT वाले जो जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो अगर ये सीधे से किसी को याद है तो सीधा ये हो जाएगा। अब ये भी नाउन ही बन रहा है मित्रों, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एन्जॉइंग है, ये नाउन ही बन रहा है, जिरंडियल नाउन, ठीक है। लेकिन जब अपन यहाँ ऐसा करेंगे कि यहाँ वास्तविक नाउन का अगर रूप दिखाई दे रहा है तो वास्तविक नाउन को चूज करना है ना कि जिरंडियल नाउन को। इस तरह से कहें, या जो आंसर है वो सही क्या हो जाएगा, एन्जॉयमेंट हो जाएगा ना कि एन्जॉइंग। इसलिए यहाँ आंसर भी क्या दे रखा है, बी। अब देखो, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स एन इवेंट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड ट्रेड, यानी एक ऐसी जगह जो लोगों के आनंद के लिए हो और छोटे मोटे व्यापार खरीदारी के लिए हो। तो यहाँ ऑप्शन क्या है मैं बता देता हूँ, SHOP, शॉप हो जाएगा पहला ऑप्शन, दूसरा हो जाएगा टॉयज, टॉयज है मित्रों ये TOYS, टॉयज। तीसरा हो जाएगा फेयर, मेला, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा मेरी गो राउंड। तो हम मेरी गो राउंड का तो कोई मतलब नहीं है, ऐसी जगह है जहाँ तो हल्का फुल्का व्यापार भी हो जाए, लोग आनंद के लिए मनोरंजन के लिए भी चले जाएं, तो वो चीज़ तो किस में हो जाएगी, फेयर में, यानी मेले में हो जाएगी, FAIR। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, फेयर। तो ये थी मित्रों अपनी क्लास, जिसमें आज अपन ने पढ़ा है 2017 का मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर है ये, जो इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट का है, ठीक है, जिसमें लेवल फर्स्ट और सेकंड और जिसमें 1 से 5वीं तक और 6वीं से 8वीं तक सिमिलर ही सवालों का झमेला रहता है। कभी यहाँ से उठा के सवाल यहाँ डाल देते हैं, यहाँ के सवाल यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, ऐसा कैसे होता है। बाकी आगे पीछे के एग्ज़ाम में भी अपने देखा है, ठीक है। तो दोनों लेवल की ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो दोनों लेवल वाले विद्यार्थी भी इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।